दोस्तों, जब कभी भी आप अपने परिवार के किसी सदस्य की शादी की बात कर रहे होते हैं तो शादी से पहले आपको अपने परिवार का गोत्र का पता होना बहुत ही आवश्यक होता है, अन्यथा शादी नहीं होती। अगर आप लड़के हैं तो लड़की वालों से आप उनका गोत्र अवश्य पूछते हैं, या फिर अगर आप लड़की वाले हैं तो लड़के वालों से उनका गोत्र अवश्य पूछते हैं। कई बार आपने यह सुना होगा कि समान गोत्र में विवाह नहीं किया जाता, या फिर आप कभी किसी मंदिर में हवन के लिए गए होंगे तो पंडित जी ने आपसे आपका गोत्र अवश्य पूछा होगा। तो दोस्तों, ये गोत्र है क्या? गोत्र शादी विवाह या किसी पूजन हवन में इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि गोत्र की इतनी महत्व क्यों है। आइए शुरू करते आज का हमारा ये टॉपिक। दोस्तों, गोत्रों का जिक्र तो हमेशा शादी विवाह और पूजन में होता ही है, लेकिन आजकल राजनीतिक पटल पर भी गोत्र की चर्चा बहुत होती है। प्राचीन भारतीय परंपरा के अनुसार हिंदू धर्म की सभी जातियों में गोत्र पाए जाते हैं। अगर आप हिंदू हैं या किसी भी जाति के हैं तो आपका कोई न कोई गोत्र अवश्य हुआ होगा या है। अब बात है, आपको आपके गोत्र का पता है या नहीं है, वो अलग बात है। इनका नामकरण प्राय किसी न किसी ऋषि के नाम से हुआ है। कुछ गोत्रों के नाम कुलदेवी के नाम पर भी प्रचलित हुए। सामान्य रूप से गोत्र का मतलब कुल अथवा वंश परंपरा से है। संस्कृत व्याकरण के जनक महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी में एक सूत्र आता है, अपात्यम पुत्रो प्रभृति गोत्रम, अर्थात गोत्र शब्द का अर्थ है बेटे के साथ शुरू होने वाली संतान। महाभारत के शांति पर्व के एक श्लोक के अनुसार उस समय मूल रूप से प्रमुख 4 गोत्र थे, अंगिरा, कश्यप, वशिष्ठ और भृगु। ये चारों ऋषियों के नाम हैं, किंतु कालांतर में जमदग्नि, अत्रि, विश्वामित्र और अगस्त्य ऋषि के नाम जुड़ने से इनकी संख्या 8 हो गई, अर्थात गोत्रों की संख्या 4 से 8 हो गई। गोत्रों की प्रमुखता उस समय बढ़ी जब जाति व्यवस्था कठोर हो गई। उस समय शूद्र को छोड़कर बाकी सभी नाम के साथ गोत्र लगाया करते थे और धीरे धीरे शूद्रों ने भी उन गोत्रों को अपने नाम के साथ जोड़ लिया। जिस गोत्र वाले व्यक्ति अथवा परिवार की वे लंबे समय तक सेवा करते रहे, उस काल में एक क्षत्रिय या वैश्य यज्ञ के समय अपने पुरोहित के गोत्र के नाम का उच्चारण करता था। अतः सभी सवर्ण जातियों के गोत्रों के नाम पुरोहितों व ब्राह्मणों के गोत्रों के नाम से प्रचलित हो गए। अब एक बात जो आपने सुना होगा कि समान गोत्र में विवाह असंभव है। हिंदू धर्म के समान गोत्र के लड़के और लड़की के विवाह का निषेध बताया गया है। इसका कारण क्या आप जानते हैं? इसका कारण है कि एक ही गोत्र के होने के कारण वे एक ही ऋषि के संतान है, जिसके चलते वे आपस में भाई बहन हो सकते हैं, पति पत्नी कदापि नहीं। यह भी कहा जाता है कि यदि एक ही गोत्र में विवाह हो जाता है तो उस दंपति से होने वाली संतान विकृति से युक्त होती है, अर्थात विकलांग, हैंडीकैप होती है। और ऐसा देखा गया है। कहां पर? अगर आप मुस्लिम परिवारों को ध्यान से देखें तो वहां पर विकलांग और विकृत मानसिकता वाले लोग अधिक हैं। किसी मुस्लिम भाई को अगर चोट पहुंचे तो मैं माफी मांगना चाहता हूं। दोस्तों, साइंस ने इस चीज को प्रूफ किया है कि एक ही गोत्र में, अर्थात अगर आप अपने बहन से विवाह करते हैं तो आप दोनों का जो संतान होगा वो विकृत पैदा होगा। ये मैं नहीं दोस्तों, ये विज्ञान कहता है। आप इंटरनेट पर रिसर्च भी कर सकते हैं। हालांकि कुछ मनुष्यों का मानना है कि 7 पीढ़ी के बाद गोत्र बदल जाते हैं, यानी 7 पीढ़ी से एक ही गोत्र चल रहा हो तो 8वीं पीढ़ी के लिए उस गोत्र के साथ विवाह संबंध के विषय में विचार किया जा सकता है। हालांकि इसके बारे में बहुत से लोग जो है एक मत बिल्कुल नहीं है। अब और एक सवाल है कि माता का गोत्र माने या पिता का? गोत्र मातृवंशीय भी हो सकता है और पितृवंशीय भी। हालांकि समाज में प्राय पितृवंशीय गोत्र का ही प्रचलन देखने में मिलता है।
जरूरी नहीं कि गोत्र किसी आदि पुरुष के नाम से चले। हमारे समाज में कई जनजातियों में विशिष्ट चिन्हों से भी गोत्र तय किए गए हैं, जो वनस्पतियों से लेकर पशु पक्षी तक हो सकते हैं। शेर, मकर, सूर्य, मछली, पीपल, बबूल आदि इसमें शामिल हैं। यह परंपरा आर्यों में भी मिलती रही है। अब सवाल है कि अगर आपको आपके गोत्र का पता ना हो तब क्या करें। आज के समाज में प्राय सभी को अपने गोत्र की जानकारी होती है, लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि जिसे अपना गोत्र पता ना हो उसे अपना गोत्र कश्यप कह देना चाहिए। ऐसा कहने के पीछे एक कारण है जो शायद ठीक भी लगता है। कहा जाता है कि कश्यप ऋषि ने बहुत सारे विवाह किए थे और जिस कारण उनकी बहुत सी संतानें हुई थी, और ये संतानें कहीं न कहीं अंदर से कश्यप ऋषि से जुड़ी हुई थी। इस पर प्राचीन ग्रंथ हेमाद्रि चंद्रिका में भी कहा गया है कि गोत्र का ज्ञान न होने पर कश्यप गोत्र मान लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी गोत्र से संबंधित जानकारी। आपको कैसे लगी प्लीज हमें कमेंट अवश्य कीजिएगा, और आप किस गोत्र से हैं आप हमें ये भी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग इवनिंग अड्डा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।